गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 9वें चैप्टर बाढ़ की संभावनाएं का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने, जिनका जन्म सन 1933 में हुआ था और निधन सन 1975 में हुआ था। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर, नवादा जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गजलकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने गजल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का असफल संवाहक बनाया। साये में धूप उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। एक कंठ विषयाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रस्तुत गजल मुसल्स एक ही भावबोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य है, पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। तो दुष्यंत कुमार जी ने गजल के रूप में नए नए प्रयोग किए। उन्होंने गजल को परंपरागत प्रतिमानों से अलग कर उसे सामाजिक राजनैतिक यथार्थ को प्रस्तुत करने का सफल माध्यम बनाया। प्रस्तुत गजल में समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत गजल में यानी कि इस गजल के माध्यम से कवि यह जो है वह इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि देश की जनता में उदासी का माहौल है। जरूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती। लोगों में जन विरोधी नीतियों और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं है। जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा है, उन्हें मौका नहीं दिया जाता। लोगों को वैभव के सपने दिखाकर बहलाया जाता है। गरीबों को खिलौना समझकर उनका मनमाना उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस गजल में जैसे हमने आगे देखा, वैसे सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का जो है वह हमें परिचय कराने का प्रयत्न किया गया है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। तो कवि जो है वह यहाँ कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उससे भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे ही लोगों के घर बने हैं। फिर भी लोग वहां अपने घरों में निश्चिंत होकर रहते हैं। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, मुश्किल है। प्राकृतिक आपदा से डरकर कोई अपना घर बार छोड़कर कहीं क्यों चला जाए। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ एक पर्वतीय प्रदेश में उगने वाला लंबे तने वाला बहुत ऊंचा पेड़ है, जिससे लीसा नामक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, जिससे टर्पंटाइल तेल बनता है। अब दरख्तों यानी के पेड़, तने यानी के पेड़ का धड़। तो यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं कि चीड़ के वृक्षों के तने बहुत नाजुक होते हैं। यानी कि हम हमारी भाषा में कहें तो वृक्षों का जो थड़ का भाग होता है वह धड़ तो बहुत नाजुक होते हैं।
इतने की नाजुक होते हैं कि तेज हवा चलने पर भी वह जो है वो टूट कर गिर जाते हैं। इसलिए यदि चीड़ के वनों में आंधी आ गई तो हम आंधियों की बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि आंधियां आने पर तो जो तीड़ के सारे वृक्ष हैं वह क्या हो जाएंगे, सारे वृक्ष गिर जाएंगे आंधी आने पर। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। तो कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है पर वे इतने पस्त नहीं है जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं। टूटे हुए आईने जो है टूटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर हम उसे जोड़ नहीं सकते। यह लोगों में अभी भी कुछ कर गुजरने की शक्ति शेष है। यानी कि यहाँ जो कवि जो है वह कहते हैं कि आईने टूट जाते हैं तो फिर उनका कोई मूल्य नहीं रहता, वे बेकार हो जाते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि लोगों के चेहरे भी आईने की तरह कैसे हो गए हैं, टूटे हुए हैं। वे उदास और मायूस है, उन्हें अपना जीवन भी अब व्यर्थ लगने लगता है। परंतु वे आईने नहीं है, लेकिन क्या है, मनुष्य है। परिस्थिति ने उन्हें भले तोड़ दिया है पर अब भी वे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें यदि मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो उनके मन की यह जो टूटन है, यानी कि जो वो मन से बिखर गए हैं, टूट गए हैं, वह जो दूर हो सकती है और उनके अरमानों की फसल जो है वह फिर से लहलहा सकती है। यानी कि उनके अरमान जो है वह फिर से पूर्ण हो सकते हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाव कीचड़ में सने हैं। यहाँ पर लेखक जो है, विद्यार्थी मित्रों, कवि जो है वह कहते हैं कि कष्ट से गुजरने के दिन है, उनके पैर अभी कीचड़ से सना हुआ, यानी कि उनके पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। तो इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी के सुखद आश्वासन अथवा उसके वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर भी दाग लग जाएगा। यानी कि इस वक्त जो है वो उनके पैर जो है वह कैसे है, तो पैर जो है वह कीचड़ से सने हैं। यानी कि यदि उन्होंने उस कीचड़ वाले पैरों से कालीन पर पैर रखा तो कालीन भी गंदी हो जाएगी। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं कि इस सभा में हमारी स्थिति किसी असहाय व्यक्ति जैसी है जो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जैसा भी चाहो हमारा उपयोग करो, हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं है, लेकिन हम तो क्या है, एक झुनझुने हैं, न रहकर एक झुनझुने की तरह जो है वह हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर कवि जो है वह हमें यह समझाते हैं कि किसी व्यक्ति की राय को महत्व या उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, उस पर उतना निर्णय थोप दिया जाता है। यानी कि सभा में जो ऐसे व्यक्ति जाते हैं जिसके उसकी राय को महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन उस पर अपना जो निर्णय है वह थोप दिया जाता है। उसे अपने ढंग से उपयोग करना आदमी को झुनझुना बना देता है। यानी कि सभा में जो व्यक्ति है वह वहां उपस्थित जो व्यक्ति जो कुछ अपनी बात नहीं कर पाते, वैसे व्यक्ति को अपने निर्णय थोप देते हैं और अपने अनुसार उस व्यक्ति का उपयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है व्यक्ति न बनकर क्या बन जाते हैं, झुनझुने, यानी कि खिलौने जो है वह बन जाते हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर उधे हुए हैं अनमने हैं। कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले जो लोग हैं वह अर्धनिद्रा की हालत में है। उधे यानी कि अर्धनिद्रा की हालत में है और उन पर उदासी छाई हुई है। अब उन्हें कोई फड़कती हुई गजल सुनाए, उन्हें जागृत करे
तो ही उनमें जोश का संचार हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो 9वां चैप्टर था बाढ़ की संभावना है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने इस गजल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।